ओके, लेट्स स्टार्ट। आज के लिए आपकी आर्टिकल है भाई, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। आर्टिकल है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। अगर कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, ठीक है ना। और उस बल की गणना करने के लिए एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है जिसका नाम है लोरेंज फोर्स। इस बल का नाम है भाई लोरेंज। इस बल को बोलते हैं लोरेंज बल, ठीक है। तो होता क्या है, ध्यान से सुनो कि अगर कोई आवेशित कण, सपोज के लिए कोई आवेशित कण है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? और कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, अब ये 3D डायमेंशन बनेगा इसलिए हम इसको 90 डिग्री, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन असल में 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर स्मॉल v वेग से कोई प्लस q आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो इस पर एक बल लगता है भाई, जिस बल का जो दिशा होगी वो लॉरेंज बल की जो दिशा होगी वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, कल बताया था, या दाएं हाथ के नियम नंबर 2 से दी जाएगी, ठीक है ना। तो इस बल की दिशा F इसके भी लंबवत होगी, इसके भी लंबवत होगी और इसके भी क्या होगी, ये कोण भी 90 डिग्री है और असल में ये कोण भी 90 डिग्री है। अगर हम इसको x अक्ष माने, इसको y अक्ष माने तो ये क्या होगा, इसको y अक्ष माने तो ये होगा z अक्ष। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? तो आपको करना क्या है कि थोड़ा सा थ्योरी लिखने की, यदि कोई आवेशित कण या कोई आवेश, आप लिख दो आवेशित कण, जिस पर आवेश कितना है, प्लस q है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत स्मॉल v वेग से गति करता है, स्मॉल v वेग से गतिमान हो तो, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रहे, कोई सिद्धांत नहीं है, ध्यान फिर से बोल रहा हूँ। तो प्रयोगों से भी पाया जाता है, प्रयोगों से पाया जाता है कि इस कण पर बल, इस कण पर चुंबकीय बल, इस बल चूंकि चुंबक के कारण उत्पन्न हो रहा है तो हम इसको क्या बोल देंगे, चुंबकीय बल बोल देते हैं। F बराबर होता है भाई QBV। F बराबर कितना होता है, कण का आवेश गुणा गया कण का वेग गुणा गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। F बराबर QBV, इतना न्यूटन हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, बल का मात्रक चूंकि न्यूटन है तो इतना न्यूटन हो जाएगा। बात समझ में आई? अब क्या करना है कि F बराबर क्या हुआ, QBV। इस बल की जो दिशा होगी, F की दिशा, ध्यान से सुनो, F की दिशा जो है वो B की दिशा, B के लंबवत, B के भी, क्योंकि B और V आपस में लंबवत है और V के भी लंबवत होगी, यानी कि अगर ये x डायरेक्शन में है, x अक्ष की दिशा में, ये y अक्ष की दिशा में, तो ये किस अक्ष में होगा, z अक्ष में होगा, ठीक है। तो दोनों की लंबवत होगी और जो F जो है, F की गणना जो है और इसकी जो दिशा है या इसका जो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इसके लिए जो नियम होंगे वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लॉ, इसको हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लॉ से निकाल सकते हैं, या हम इसको निकाल सकते हैं या तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम या दाएं हाथ के नियम नंबर 2 से, दाएं हाथ के, कल बताया था, नियम नंबर 2 से।
नियम नंबर 1 अभी नहीं आया, ध्यान रहे। तो कहने का लबोलुआब यह है कि अगर कोई कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गतिमान हो, स्मॉल v से गतिमान हो, तो उस पर एक लॉरेंज बल लगे, एक चुंबकीय बल लगेगा जिसका नाम दिया जाएगा लॉरेंज बल, LORENTZ, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं इसको। तो लॉरेंज बल लगेगा और उसकी दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के भी लंबवत होगी, इसकी दिशा कण के वेग की दिशा के भी लंबवत होगी और साथ में अलग ही अक्ष पे जाएगा। अगर हम 3 डायमेंशन में देखें, सपोज के लिए हमारे पास कोई बुक है, ये बुक, ठीक है। अगर चुंबकीय क्षेत्र जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक, कण इस डायरेक्शन में गति कर रहा है तो बल इस डायरेक्शन में लगेगा। और समझ में आ गई? तो ये है 3 डायमेंशनल मॉडल। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं कि कण जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही गति करे, ये तो आवश्यक नहीं है। अब क्या होगा कि अगर कण जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है भाई b, x अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है b, ठीक है ना। और जो कण है वो इसकी लंबवत दिशा से, अब ये थीटा कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है, बल्कि कितना डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब क्या होगा कि हम इस वेग को 2 घटकों में तोड़ेंगे, एक लंब घटक और एक क्षैतिज घटक। ये इसका लंब घटक हो गया v sin थीटा, ये इसका क्या हो गया, लंब घटक हो गया भाई। और इसका क्षैतिज घटक हो गया, इधर को जाएगा, क्षैतिज घटक हो गया v cos थीटा, लंब घटक और क्षैतिज घटक, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जो इस पर बल लगेगा, बल हमेशा इन दोनों की लंबवत लगेगा, इसके भी लंबवत और इसके भी। लेकिन चूंकि लंब घटक क्या है, v sin थीटा है, तो बल जो है v sin थीटा के लंबवत लगेगा। यदि कण जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर प्रवेश करे, थीटा कोण पर गतिमान हो, अब लंबवत नहीं है भाई, तो v के स्थान पर आपको लेना है v sin थीटा, इसका लंब घटक। और इसलिए अब क्या हो जाएगा, इसलिए F बराबर हो जाएगा QBV sin थीटा। F बराबर क्या हो जाएगा, QBV sin थीटा। अब यहाँ पे हम 2-3 चीजें क्लियर करेंगे। नंबर फर्स्ट, यहाँ पे 3 स्पेशल केस आएंगे। नंबर फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन 0 बराबर कितना होता है, 0। तो F बराबर क्या हो जाएगा भाई, 0। अगर थीटा का मान 0 है, यानी कि चुंबकीय जो गतिमान कण है, ये इस कण की जो गति है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो रही है भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश अगर कोई कण गतिमान है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है। चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश यहाँ पे कोई बल नहीं लगेगा। अगर कोई कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, नंबर सेकंड, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर, तो साइन 90 का मान होता है भाई कितना, आप जानते हैं साइन 90 का मान होता है 1। तो F बराबर हो जाएगा QBV। ये F, इसको हम F मैक्सिमम, अधिकतम बल, किसी भी कण पर अधिकतम बल कितना लगेगा, वो लगेगा F बराबर QBV। MAX, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, अधिकतम बल कितना लगेगा, QBV। और नंबर थर्ड, यदि v बराबर 0, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि v इक्वल टू 0 तो F बराबर भी कितना हो जाएगा, 0। F बराबर भी कितना हो जाएगा, कहने का मतलब ये है कि अगर आवेशित कण जो है गतिमान ना हो भाई, उसका वेग 0 हो, यानी वो चुंबकीय क्षेत्र में केवल स्थित हो, तो उस पर कोई बल नहीं लगता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर कण पर बल, चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर कण पर जो बल लगता है वो 0, स्थिर कण पर कोई बल नहीं लगता है। तो ये 3 चीजें आपको नोट करनी है कि अगर
थीटा दिशा में कौन, अगर थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कण थीटा कोण बना रहा हो तो कितना बल लगेगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिमान हो तो कितना बल लगेगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान हो तो कितना बल लगेगा, और चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर हो तो कितना बल लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यही नोट करनी है, यहाँ से हम पहले वाले से हम जो है चुंबकीय क्षेत्र को भी डिफाइन कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह दिशा है जिसमें कोई भी आवेशित कण अगर क्या करता है, गति करता है, तो जिस पर कोई बल नहीं लगता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी कण जो गतिमान कण है भाई, वो हमेशा जिस दिशा में चलता है चुंबकीय क्षेत्र में बिना कोई बाह्य बल लगाए जिस दिशा में चलेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, दिशा होगी, और उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा। ध्यान दें, बात समझ में आ गई। तो ये चीज पूछी जाती है, इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये 3 केसेस जो है डिफाइन करने के लिए आते हैं। ठीक, आ गई बात समझ में, मिटा दो इसको। ठीक है भाई, ओके। तो ये तो बात हुई किसकी, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर बल। इसी की जो नेक्स्ट आर्टिकल है, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई गतिमान आवेशित कण है तो उसका मार्ग कैसे होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति। यहाँ पे हम 3-4 चीजें कैलकुलेट करेंगे कि आवेशित कण जो है किस मार्ग में चलता है। ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण है वो किस मार्ग में चलता है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा फिगर बना रहा हूँ। देखो, सपोज के लिए ये जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस समय मैं ले रहा हूँ आपके लिए, जो बी की दिशा है भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा है, और बी की दिशा आपके लिए कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। मेरे लिए क्या हो जाएगी, मेरे लिए हो जाएगी बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, दीवार की ओर। ठीक है ना, इसमें कोई आवेशित कण जो है यहाँ पे किसी बिंदु ओ पर प्रवेश करता है भाई, चलो यहाँ पे मान लेते हैं किसी बिंदु ओ पर प्रवेश करता है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, और किस वेग से प्रवेश करता है, सपोज के लिए प्लस क्यू कण है, किसी बिंदु ओ पे प्रवेश करता है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, इसमें एक बल लगेगा। बल का मान जो है हमेशा किसके दिया जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, या दाएं हाथ के नियम नंबर 2 से। तो बी जो है, देखो ध्यान से देखो, बी जो है कागज के तल के लंबवत नीचे के लिए आपके लिए, मेरे लिए बोर्ड के तल के लंबवत अंदर के लिए, तो इसमें एक बल लगेगा भाई एफ, जो कि ऊपर की ओर लगेगा। इस बल के कारण जो स्ट्रेट जा रहा था, अब ये इसका मार्ग क्या हो जाएगा, इसका मार्ग थोड़ा सा घूम, अब ये सपोज करिए घूम के कहाँ पे पहुंच गया, पी से कहाँ पे, ओ से पी पे पहुंच गया। ठीक है ना, तो अब इस पर, अब इसकी गति की दिशा हो गई, अब इस पर बल किधर को लगेगा, अंदर की ओर, वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये घूमते घूमते कहाँ पहुंच जाएगा, पी क्यू के बाद सपोज के लिए यहाँ पे पहुंच गया आर पे, इसकी दिशा हो गई इधर को, गति की दिशा, फिर से वेग किधर, एफ किधर को लगेगा, और ये घूमते घूमते वापस यहाँ पहुंच जाएगा। तो एक ऐसे मार्ग पे गति करने लगेगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि कैसा मार्ग है, ये वृत्ताकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, ठीक है अभी, लेकिन बाद में आप ये सिद्ध करोगे ये वृत्ताकार मार्ग पे चलता है। तो अगर सपोज के लिए मान लेते हैं कोई प्लस क्यू आवेशित कण, धन आवेशित कण है प्लस क्यू, वो किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्मॉल वी वेग से, थ्योरी मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग खुद लिखोगे, ठीक है ना, स्मॉल वी वेग से प्रवेश करता है, स्मॉल वी वेग से प्रवेश करता है, तो क्या होता है कि बिंदु ओ पे पहुंचता है, बिंदु ओ पर इस पर एक बल लगता है ऊपर की ओर,
ठीक है ना। और इस बल का परिमाण नियत है भाई, ठीक है ना, इसका वेग भी क्या है, नियत है। तो अब ये एक बल के अधीन गति कर रहा है, बल के अधीन गति कर रहा है तो इसका मार्ग बदल जाता है, वक्राकार हो जाता है, ठीक है ना। अब ये P बिंदु पे पहुंचता है, P बिंदु पर इसका वेग, इस पे बल लगता है अंदर की ओर, Q पे लगता है इसका बल नीचे की ओर, यहाँ पे पहुंचेगा तो गति की दिशा हो जाएगी ये, बल लगेगा फिर से वापस अंदर की ओर। तो बल का परिमाण स्थिर है, ये कैसे बल की गति कर रहा है, बल का परिमाण स्थिर है, बल का परिमाण क्या है, स्थिर है, सिर्फ क्या बदल रही है, दिशा बदल रही है। और वेग का परिमाण भी स्थिर है, वेग का परिमाण को चाल बोलते हैं, वो भी स्थिर है और सिर्फ उसकी क्या बदल रही है, दिशा बदल रही है। तो कण पर बल, कण पर आप जानते हैं, इससे पहले वाले आर्टिकल में आपको बताया था F बराबर क्यू बी भी साइन थीटा बताया था। तो थीटा बराबर यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया, तो इसके लंबवत गतिकोण है। तो यहाँ से F बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बी वी। इसको मैं समीकरण नंबर क्या बना दे रहा हूँ, 1। अब जब ये यहाँ पे पहुँचता है O पे, तो इसमें एक बल लगता है ऊपर की ओर, यहाँ पे पहुँचता है तो अंदर की ओर, यहाँ पहुँचता है नीचे की ओर, यहाँ पहुँचता है तो फिर अंदर की ओर। तो इस बल के कारण, क्योंकि इसका परिमाण नहीं बदल रहा है, इसका वेग का परिमाण भी नहीं बदल रहा, सिर्फ दिशा बदल रही है, तो कण का जो मार्ग है वो वृत्ताकार हो जाता है। कण का मार्ग कैसे हो जाएगा, वृत्ताकार। कण वृत्ताकार मार्ग पे चलने लगता है, ठीक है ना। अब जब वृत्ताकार मार्ग पे चलते हैं, आप जानते हैं कि कण पे, तो कण को घूमने के लिए, अब वृत्ताकार मार्ग पे चलेगा तो घूमने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए, तो कण को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, आप जानते हैं अभिकेंद्र बल कितना होता है भाई, F बराबर mv² बटे r। कहाँ से मिलेगा, चुंबकीय बल से ही प्राप्त होता है, कोई और बल तो लग नहीं रहा है। चुंबकीय बल बराबर F बराबर क्या है भाई, इस समय F बराबर क्यू बी भी है, से ही प्राप्त होता है। जहां आप लिख सकते हैं, जहां m कण का द्रव्यमान है, कण का क्या है, द्रव्यमान है भाई। तो यहां से आप कह सकते हैं कि क्यू बी भी, F बराबर क्यू बी वी बराबर हो गया भाई mv² बटे r, ठीक है ना। और यहाँ से हम r निकाल देंगे, r बराबर हो गया mv² बटे क्यू बी वी, वी से वी कटेगा, r इक्वल टू mv बटे क्यू बी। इसको समीकरण नंबर बना दे रहा हूँ मैं 2। ये मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, इस त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पे घूमेगा भाई। अब आप जानते हैं mv बराबर द्रव्यमान गुणा गया वेग बराबर क्या होता है, संवेग। तो आप कह सकते हैं कि जो कण की त्रिज्या होगी भाई, मार्ग की त्रिज्या, वो उसके संवेग के अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है ना। जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी त्रिज्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अगर कोई, अब ये कण जो है वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रहा है और एक आवर्त गति करेगा, ये क्या करेगा, इस कण की जो गति होगी वो आवर्त गति होगी भाई, ठीक है। तो कण अब कैसे गति करेगा, वृत्ताकार मार्ग पर आवर्त गति करेगा, आवर्त गति। अब आवर्त गति करेगा तो इसका आवर्त काल कितना होगा, और एक चक्कर में तय दूरी, कण द्वारा एक चक्कर में तय दूरी 2πr होगी। कण द्वारा एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी, 2πr। तो इसलिए आवर्त काल t बराबर एक चक्कर में तय दूरी बटे चाल, तो 2πr बटे v, 2πr बटे, तो यहाँ से t इक्वल टू हो जाएगा 2π, r का मान रखो mv बटे क्यूबी, mv बटे क्यूबी और बटे v, v से v कट जाएगा, तो t इक्वल टू 2πm, v से v कट गया बटे क्यूबी, ये इसका आवर्तकाल हो जाएगा। तथा आवृत्ति, अब आवर्तकाल होगा तो
आवृत्ति भी होगी, आवृत्ति बराबर क्या होता है 1 बटे आवर्तकाल 1/t, तो आवृत्ति n बराबर हो जाएगी QB बट्टे, इसका ठीक उल्टा QB बट्टे 2πm, इसका मात्रक क्या होता है हर्ट्ज या प्रति सेकंड, हर्ट्ज या, ठीक है। अब क्या होगा कि n बराबर QB बटे 2πm आ गया भाई, ठीक है ना। अब आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है कहीं पे भी v का मान नहीं आया है, कहीं पे भी m का मान नहीं आया, तो t जो है t डज नॉट, ये जो है निर्भर नहीं करता है v पर, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर कण टू पाई एम बटे, इसकी आवृत्ति नियत रहेगी भाई, आवृत्ति नियत रहेगी, इसका मतलब है कि इस अगर कण का वेग बढ़ेगा तो मार्ग की, तो वृत्त की त्रिज्या बढ़ेगी, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बढ़ जाएगी उसी अनुपात, लेकिन आवर्तकाल नहीं बढ़ेगा, आवर्तकाल वही रहेगा। तो अगर कण का वेग कम है तो वो छोटे वृत्ताकार मार्ग पे चलेगा, कण का वेग ज्यादा है तो वो बड़े वृत्ताकार मार्ग पे चलेगा। तो ये चीज है। इसके बाद इसमें एक चीज और आती है कि हमेशा, इसको मिटा दें, कण हमेशा जो है वृत्ताकार मार्ग पे ही नहीं चलेगा। अगर यदि कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवती गति नहीं करेगा, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति करे, थीटा कोण पर प्रवेश करे, एक थीटा कोण पर गतिमान हो, जो भी लिखना चाहो, तो v को हम दो घटकों में तोड़ेंगे, एक तो v का लंब घटक v sin थीटा और एक v का क्षैतिज घटक v cos थीटा, ठीक है ना। अब जो कण का मार्ग होगा वो वृत्ताकार नहीं होगा, बल्कि कण अगर चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है तो कण का जो मार्ग होगा वो एक सर्पिल के आकार का होगा भाई, कण का मार्ग क्या होगा, अब वृत्ताकार न होकर कैसा हो जाएगा सर्पिलाकार, या इसको हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। और अब कण के मार्ग की त्रिज्या जब सर्पिलाकार होगा तो मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी, तो r बराबर हो जाएगा, r बराबर कितना निकला था अभी एम वी बट्टे क्यूबी, एम वी बट्टे क्यूबी, एम वी की जगह वी परपेंडिकुलर ले लो, वी की जगह क्या आ जाएगा वी परपेंडिकुलर, तो r का मान हो जाएगा भाई, r बराबर हो जाएगा एम वी की परपेंडिकुलर का मान अभी आपको बताया वी साइन थीटा बट्टे क्यूबी, ये मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है ना। आवर्तकाल वही रहेगा, आवर्तकाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बताया आवर्तकाल v पे निर्भर नहीं करता, तो t बराबर क्या आया था इससे पहले 2πm बटे क्यूबी, 2πm बटे क्यूबी, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज आती है कि वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर पूरा करने में तय दूरी, एक चक्कर पूरा करने में तय दूरी, इसको बोलते हैं पथ की पिच, पिच PITCH, और P बराबर होता है, पहले 2πr आया था, ठीक है ना। अब एक चक्कर तय करने में दूरी 4 गुना गया समय, दूरी बराबर 4 गुना गया समय, तो दूरी की जगह 4 की जगह ले लेंगे क्षैतिज वेग और समय की जगह ले लेंगे आवर्तकाल, तो P बराबर ये कितना आया था v cos थीटा
इंटू टी की जगह 2πm/क्यू। ये सर्पिलाकार मार्ग पर एक चक्कर तय करने में तय दूरी है v cos थीटा इंटू 2πm/क्यू। तो एक सर्पिलाकार मार्ग देखो यहां से लेकर वापस यहां तक, लगभग यहां से लेकर इसके बीच गैप आ जाएगा, तो मार्ग जो है सर्पिलाकार हो जाएगा, यानी कि स्प्रिंग के आकार का हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, हो गया। तो ये चीजें हैं। आज के लिए बहुत